टैक्स लगाना है तो धन विधेयक है, संचित निधि से संबंधित कोई मामला है तो भी क्या है आपका धन विधेयक है, आकस्मिक निधि से भी संबंधित मामला है तो भी वो क्या है धन विधेयक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ अ बिल है, दैट इज विनियोजन अगर कर रहे हैं आपका संचित निधि से निकालने वाले पैसे का तो भी क्या है दोस्तों, वो भी एक मनी बिल है। धन विधेयक को चूंकि सरकारी विधेयक माना जाता है इसलिए इसे पेश करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दोस्तों, मंत्री को ही होता है। यहां भी संयुक्त रूप से पारित है बट किस रूप में, अपने मूल रूप में आपका विधेयक पारित हो रहा है। यही बनना, ये भी जान लो कि धन विधेयक क्या नहीं है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ये धन कौन सा धन विधेयक नहीं है। ठीक है, तो देखो पहली चीज धन विधेयक है, हमेशा पहली बात तो लोकसभा में लाया जाता है, वो कभी भी राज्यसभा में लेके नहीं आएंगे। देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, प्रश्न है। अब प्रश्न में पहला ऑप्शन दिया है केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, मतलब जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी उधार लिए गए पैसे को भी सरकार को काम करना है, आप जो टैक्स देते हो सरकार के पास वो पैसा तो आता है बट मान लीजिए वो पैसा सरकार को चाहिए 100 रुपए, सरकार के पास मान लीजिए आए 60 रुपए ही। अब सरकार को मान लीजिए उधार लेना है तो केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, दैट इज रेगुलेशन, ये क्या धन विधेयक है क्या, पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है कि हर वो बात जो अनुच्छेद 110 में दी हुई है वो आपका धन विधेयक है क्या। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको ये दो बातें दी, अब आपको ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन कि भाई केवल ए सही है। ठीक है, ओनली ए सही। मैंने बी ऑप्शन दिया कि केवल बी सही। अब मैंने आपको ऑप्शन सी दिया कि ए और बी दोनों सही, और ऑप्शन डी दिया कि ए गलत बी सही। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए आपको ऐसे ऑप्शन दिए। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन क्या करना है, आपको एग्जाम में टिक करके आना है। ठीक है, बस समझना बात को। अब देखिए दोस्तों, मैं भी आपको बस ये बता देता हूं आपकी सहायता के लिए कि धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। पहली बात कि आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110 संबंधित है धन विधेयक के संबंध में दिए गए प्रावधानों से, पहली बात। दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि जितने भी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 110 में, उसमें से एक प्रावधान क्या है, एक प्रावधान यही वाला है कि केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको चूज करना होगी कौन सा सबसे बेहतरीन आंसर है, तो आपको पता है ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, तो आप आंख बंद करके ऑप्शन सी को लगा सकते हैं। ठीक है, बट अब मान लीजिए वो वाला ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है, ऑप्शन सी अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे आप। अब दोस्तों अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े आपको, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर आंसर पता है क्या होगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर वो सारी बातें आ रही हैं जो धन विधेयक के होने के लिए जरूरी है, यानी कि हर वो बात जो अनुच्छेद 110 में दी हुई हो वो क्या हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। अब देखो मैंने बस इस क्वेश्चन को समझाने का एक ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा संभव नहीं है, बट मैंने इस क्वेश्चन को आपको इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि देखिए पॉलिटी सबको आती है बट इससे हर कोई गलत करता है। मैं बस यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें वो सारी बात पता होनी चाहिए जिससे हम अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प, चारों में से जो बेहतरीन विकल्प होता है ना, वहां तक हम पहुंच पाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य यही था। तो आप बात समझ रहे हो कि धन विधेयक के बारे में जितनी भी बात मैं आपको बताऊंगा ना, वो सारी बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आपसे धन विधेयक वाले क्वेश्चन सही होंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम कंफ्यूजन में ना ये हो सकता है बोल के क्या कर सकते हैं, आपका आंसर को टिक कर सकते हैं और वहीं पर हम गलती करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में हमको ये कभी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोनों में से कोई एक चुनना है तो बेस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे सही ए भी है, ये गलत नहीं है, ए भी सही है, बट बेस्ट क्या ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। क्लियर है। तो देखो आम एक फल है, ठीक है, बट सारे फल आम है क्या, नहीं है। मतलब मैंगो इज अ टाइप ऑफ फ्रूट बट सारे फ्रूट्स मैंगो नहीं है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, धन विधेयक दैट इज मनी बिल होता क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी परिभाषा हमको अनुच्छेद 110 में एकदम स्पेसिफाई किया हुआ है, एकदम स्पेसिफाइड किया हुआ है कि भाई दीज आर दी क्लॉजेस विच कैन बी कॉल्ड एज मनी बिल, और इनमें से कोई चीज जो मनी बिल नहीं है मतलब वो मनी बिल नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 110 में जहां तक परिभाषा की बात है तो दी हुई है किसकी, आपका धन विधेयक की। क्लियर। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, इस परिभाषा में लिखा क्या है, इस परिभाषा में ये लिखा है कि हर वो चीज जो अनुच्छेद 110 में क्या है आपका वर्णित है, वो क्या हो जाएगी, आपका धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगी, यानी कि उसको हम कहेंगे कि ये वाला बिल मनी बिल यानी कि धन विधेयक है।
क्लियर है? मैं भी आपको एग्जैक्टली बता ही दे रहा हूँ कि धन विधेयक क्या है ना, क्योंकि ये चीज़ ना क्या होती है आपका समय समय में ना बदल सकती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, वो कैसे एक इंडिविजुअल पे ये चीज़ डिपेंड करती है, दैट इज लोकसभा अध्यक्ष, बताता हूँ अभी आपको। बट अभी अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज असल में धन विधेयक की परिभाषा में आती है अनुच्छेद 110 के अनुसार। पहले इसको हम देख लेते हैं। क्लियर है? देखिए पहला प्रावधान क्या है, किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित कोई विधेयक कहलाएगा धन विधेयक। ठीक है, कठिन हिंदी हो गया, हुआ ना? फिर से बताता हूं। देखो अधिरोपण मतलब अंग्रेजी मैंने लिख दिया यहीं पे इसलिए, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स यानी कि कर लगाना। ठीक है, तो अगर कोई विधेयक कर लगाने से संबंधित है, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ टैक्स से संबंधित है, या एबोलिशन यानी कि उत्सादन, मान लो किसी कर को, दैट इज टैक्स को, सरकार को खत्म करना है, या फिर परिहार दैट इज माफ करना है, रेमिशन करना है, या फिर अल्ट्रेशन उस कर में कोई परिवर्तन करने हैं, या फिर विनियमन दैट इज रेगुलेशन करना है, तो वैसा कोई भी विधेयक क्या कहलाएगा दोस्तों? धन विधेयक कहलाएगा। समझ में आ गई बात? देखिए सरकार को ना काम करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे सरकार आपसे टैक्स के रूप में वसूल के आपका प्राप्त करती है। तो मान लीजिए सरकार ने मान लो जीएसटी ही लगाया, तो जीएसटी मान लो लगाना था, तो जीएसटी लगाने वाला जो विधेयक क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कोई सरकार आती है, बोलती है जीएसटी खराब चीज है, एबोलिश कर दो, तो एबोलिशन करने वाला विधेयक जीएसटी को, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑटोमेटिकली आपका धन विधेयक हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी विधेयक जो किसी भी प्रकार के टैक्स के इम्पोजिशन दैट इज लगाने, एबोलिशन दैट इज खत्म करने, रेमिशन दैट इज परिहार मतलब माफ करने, या चेंज करने या विनिमय करने से संबंधित होगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए किसी धन का विनियमन, मैंने अभी यही ऑप्शन दिया था आपको क्वेश्चन में भी। ठीक है, कि रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट। अगेन मान लीजिए सरकार को अपने काम के लिए भी 100 रुपए चाहिए, अब 100 में से आपका जो 60 रुपए है वो तो आपको मिल गए, कहाँ से? टैक्स से। बट जो बचे रुपए 40 रुपए है वो सरकार कहाँ से लेकर आएगी? सरकार उसके लिए क्या करती है? उधारी लेती है। तो सरकार की जो उधारी है, तो ऐसा कोई भी विधेयक जो सरकार की उधारी से संबंधित है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा आपका धन विधेयक। तो इसलिए लिखा हुआ है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए किसी धन का विनियमन, ठीक है, क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। इसके बाद और कौन कौन सी चीज धन विधेयक है? देखिए संचित निधि क्या होती है बताऊंगा आपको अभी। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और आकस्मिक निधि दैट इज कंटिंजेंसी फंड। तो ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना भी किस श्रेणी में आता है? धन विधेयक की श्रेणी में आता है। अब ये है क्या? देखो जैसे हमारे घर में ना हमारे जो मम्मी पापा होते हैं या फिर हम स्वयं भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक पैसा रखते हैं, भाई हाँ ये मेरे पास ना पर्स में है पैसा, ठीक है, एक हम पैसा पर्स में रखते हैं, या चलो पर्स नहीं है तो जेब में रखते हो, पैसा रखते हो ना, तो एक पैसा हम जेब में पर्स में रखते हैं, एक पैसा हम हमेशा ना घर में रखते हैं कैश के रूप में, जो हमको इमरजेंसी आपका 10 20 50 या हमको इमरजेंसी में काम है वैसे हम पैसे घर में रखते हैं। और एक पैसा हमेशा कहाँ पर होता है? हमारे बैंक अकाउंट में होता है, जिसके लिए हम जिसको निकालने के लिए हमको बैंक जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक बैंक हो गया, एक हमारे घर का आपका कमरा हो गया, अलमारी लॉकर होगी, एक हमारा पर्स हो गया, होता है ना। तो सिमिलरली हमारी जो सरकार है ना वो भी अपने पैसों को अलग अलग जगह रखती है। तो एक होता है आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज संचित निधि बोलते हैं, मेन जो हमारा खजाना बोलते हैं ना, सरकारी खजाना, ठीक है, वो जो खजाना है वो आपका क्या है? आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड दैट इज संचित निधि। इसके बाद एक आकस्मिक निधि होती है, भाई इमरजेंसी प्रोविजन के लिए मान लो अचानक कुछ हो जाए तो उसके लिए पैसे कहाँ है? उसके लिए आकस्मिक निधि। तो ऐसी किसी भी निधि में अगर धन जमा करना है या वहां से धन निकालना है तो इससे संबंधित जो विधेयक होगा वो भी कहलाएगा धन विधेयक, दैट इज मनी बिल। इसके बाद है दोस्तों भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये विनियोग यानी कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी खजाने से अगर आप पैसा निकालते हैं ना तो उसका आप उपयोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं, उसे आप किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, इसके बारे में जो विधेयक है ना वही कहलाता है दोस्तों धन के विनियोग से संबंधित विधेयक। तो ऐसा कोई भी विधेयक जो भारत की संचित निधि से पैसा निकाल रहा है और उसका विनियोग कर रहा है, दैट इज एप्रोप्रिएशन कर रहा है उस पैसे का, तो वो भी आपका धन विधेयक की परिभाषा में आ जाएगा। इसके बाद भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि। अब ये क्या बात है?
अब देखिए इसको, जैसे मैंने आपको सैलरी बताई थी, वेतन, कि ये वेतन संचित निधि पर भारित है, ये वेतन संचित निधि पर भारित नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर किसी वेतन को आप संचित निधि से निकाल रहे हैं, मतलब अगले का, यानी कि जो भी उस पद पर धारित व्यक्ति है ना, उसकी सैलरी बिल्कुल सिक्योर हो जाती है, क्योंकि संचित निधि पर हमेशा पैसा होगा, ठीक है ना। तो संचित निधि पर मान लीजिए कोई व्यय है, क्या है आपका, मान लो भारित है, तो सरकार भाई क्या होता है ना, सरकार किसी काम पे कोई अचानक से रोक पैदा ना हो, मतलब वो जो काम है आपका कंप्लीट हो, पैसे के नाम से कभी कोई समस्या ना है, इस विचार से सरकार क्या करती है, किसी काम के जो व्यय है उसको डायरेक्टली भारित कर देती है, किस पर, आपका संचित निधि पर। तो ऐसा कोई विधेयक जो ये बता रहा है सदन को या संसद को या भारत की पूरी जनता को कि भाई हमने इस मद के लिए जो व्यय है उसको भारित कर दिया, किस पर, भारत की संचित निधि पर। तो ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की जो घोषणा होगी ना, और इस घोषणा के संबंध में जो विधेयक होगा वो भी किसकी परिभाषा में आएगा दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। और न सिर्फ घोषणा, बल्कि मान लीजिए मैंने 10 रुपये आपका भारित किया था संचित निधि पर, अब मुझे लगा कि भाई 10 रुपये से काम तो नहीं होने वाला, मुझे ना इसे बढ़ाकर 15 रुपये करने, तो 10 से मान लीजिए मैंने इसे बढ़ाकर 15 किया, तो इसके संबंध में भी जो विधेयक होगा वो भी किसकी परिभाषा में आ जाएगा दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? टैक्स लगाना है तो धन विधेयक है, संचित निधि से संबंधित कोई मामला है तो भी क्या है, आपका धन विधेयक है, आकस्मिक निधि से भी संबंधित मामला है तो भी वो क्या है, धन विधेयक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ अ बिल है, दैट इज विनियोजन अगर कर रहे हैं आपका संचित निधि से निकालने वाले पैसे का, तो भी क्या है दोस्तों, वो भी एक मनी बिल है। समझ में आ रही बात है? आगे देखो, भारत की संचित निधि में या लोक लेखे दैट इज पब्लिक अकाउंट में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या इनसे व्यय, अगेन सेम बात है भाई, मान लो आप भाई भारत की संचित निधि, मान लो ये भारत की संचित निधि है, इसमें पैसे प्राप्त करते हो, ठीक है, या पब्लिक अकाउंट में मान लीजिए, यानी कि जो लोक लेखा हमारा अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट, उसमें आप पैसे प्राप्त करते हो या यहाँ से व्यय करते हो, तो इसके संबंध में सरकार जो विधेयक लेकर आएगी, अगेन चूंकि उसका संबंध सरकार के संचित निधि या उसके पब्लिक अकाउंट से है, तो वो भी आपका धन विधेयक की परिभाषा में आ जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब सुनने में आसान लग रहा होगा, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको ना, तो आपको समझ में आएगा कि इनको जानना कितना जरूरी है, खासकर जब यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो, ठीक है। अच्छा, उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय है, कितना जोरदार हिंदी है देख लो, है ना। इंग्लिश में है एनी मैटर इंसिडेंटल टू मैटर्स स्पेसिफाइड अबव, मतलब ऐसा इसके अलावा, देखो मैंने तो ये बातें लिख दी यहाँ पर कि ये सब किसके परिभाषा में आता है, धन विधेयक की परिभाषा में आता है, बट इसके अलावा ऐसा कोई भी विषय जो क्या हो आपका, जो इंसिडेंटल आपका हो या फिर उस परिस्थिति जन्य उपजा हो और उसके संबंध में मान लीजिए निर्णय लिया कि ये धन विधेयक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारा कुछ धन विधेयक है, ये आपको अब बात मालूम चल गई। अब देखो, यही बनना, ये भी जान लो कि धन विधेयक क्या नहीं है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ये धन कौन सा धन विधेयक नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहली चीज, अगर सरकार कोई जुर्माना लगाती है, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, ठीक है ना, जुर्माना एक प्रकार का लगाती है, फाइन लगाती है सरकार किसी विधेयक के माध्यम से, तो वो धन विधेयक नहीं होगा। पहले तो एकदम क्लियर कर लेना, जुर्माना शब्द दिखा मतलब वो धन विधेयक नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब मान लीजिए सरकार आपसे किसी लाइसेंस के लिए या किसी सेवा के लिए सरकार जो आपको पैसे मांगती है, फीस मांगती है, मतलब मान लो रेलवे का एक बिल है भाई, रेलवे में टिकट लेते हैं, तो रेलवे के टिकट से संबंधित भाई वो एक सेवा है, सरकार आपको देती है सेवा, उस सेवा के बदले में आपसे सरकार टिकट के पैसे लेती है, ठीक है। तो डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस, तो लाइसेंस के लिए जो सरकार फीस ले रही है वो चीज, और जो सेवाएं दे रही है उसके लिए सरकार मान लीजिए आपसे पैसे लेती है ना, वो आपका मनी बिल नहीं होगा, वो एक धन विधेयक नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पर बस कह रहा है, ठीक है। तीसरी बात, किसी स्थानीय निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थानीय प्रयोजन हेतु, दैट इज लोकल पर्पस के लिए किसी कर का, सेम बात, अधिरोपण दैट इज इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन भी धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता। अब इसको थोड़ा समझ लो। देखिए, स्थानीय निकाय मतलब आपका लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज मतलब नगर, आपका निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, है ना। तो जो नगर निगम, नगर पालिका, जो स्थानीय सरकार बोलते हैं इनको, ठीक है, या लोकल बॉडी दैट इज स्थानीय निकाय। तो जब ये लोकल बॉडीज आपसे मकान टैक्स लेती है, नल टैक्स लेती है ना, या आपका कुछ और कोई और प्रकार का टैक्स लेती है, तो इन टैक्स को लगाना, हटाना, बढ़ाना, चेंज करना, कम करना,
ये सब धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता। ठीक है, क्या आता है? जो सरकार टैक्स लगाती है ना, टैक्स वाली बात आपका आती है। बट अगर कोई लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रयोजन के लिए मान लीजिए आपको कोई टैक्स लगाती है, उसे हटाती है, कम करती बढ़ाती है, तो ये धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये सब धन विधेयक नहीं है। अब धन विधेयक से जुड़ी कुछ अन्य बातों को जानते हैं। हमको पहले ही समझ में आ गया कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है, तो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। उस परिभाषा में क्या क्या था ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि धन विधेयक से संबंधित और कौन सी जरूरी बातें हैं। तो पहली बात याद रखिएगा दोस्तों कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये बहुत ही स्पष्ट और क्लियर बात है कि देखिए, संसद में ना एक तो है लोकसभा, एक तो है आपका राज्यसभा। दोनों में से जो धन विधेयक है हमेशा पहली बात तो लोकसभा में लाया जाता है, वो कभी भी राज्यसभा में लेके नहीं आएंगे अपन। ठीक है, क्यों? क्योंकि धन के विनियोजन या धन से संबंधित ये मुद्दा है जो सीधे आपका किसके संज्ञान में होना चाहिए? आपका लोकसभा, क्योंकि वहां पे जो प्रतिनिधि वो डायरेक्टली हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए होते हैं। ठीक है ना, लोकसभा में। भाई राज्यसभा मैंने आपको बताया था वहां पर राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो लोकसभा को धन विधेयक के सामने विशेषाधिकार है। कौन कौन से विशेषाधिकार हैं तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले मैंने भी आपको बताया कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। मतलब मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 110 के अंतर जो प्रावधान दिए गए हैं वो सारे प्रावधान संबंधित है धन विधेयक से। ठीक है, अब इसके अलावा मान लो कोई बात अचानक से आती है तो वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो इस बात का अंतिम निर्णय दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अब ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि लोकसभा ने के अध्यक्ष ने, मान लीजिए आपका अभी जो ओम बिरला जी हैं या इनके पहले कोई थे या अभी भविष्य में जो होंगे, इन्होंने मान लीजिए निर्णय किया कि भाई मान लो ये जो विधेयक है ये आपका धन विधेयक है। तो इनके इस निर्णय को लेने के बाद कि फलाना विधेयक धन विधेयक है, इससे आप किसी न्यायालय में या स्वयं संसद में या इवन राष्ट्रपति के द्वारा भी ना चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष ने जो कह दिया कि यह धन विधेयक है मतलब है तो वो रहेगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, संसद में स्वयं इसे आप चुनौती नहीं दे सकते, ना ही आपका राष्ट्रपति के समक्ष इसे चुनौती के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगेन लोकसभा का जो अध्यक्ष है किसके अनुसार काम करेगा? हमेशा प्रधानमंत्री के अनुसार काम करेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली प्रधानमंत्री, बट आपको आंसर में हमेशा लेना दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। याद रहेगा, जो बार बार प्रधानमंत्री ये बोलता हूं ना, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की प्रोसेस है, ताकि आपको मेंस में लिखते बने आंसर को, या कहीं ऑप्शन आपको आए ना, ऑप्शन वाला 4-5 ऑप्शन वाला, तो टिक करते बने वो चीज। ठीक है ना, अब देखो लोकसभा अध्यक्ष वाली बात क्लियर होगी। अब देख लेते हैं कि धन विधेयक के लिए प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से धन विधेयक साधारण विधेयक जो मैंने आपको बताया ना 5 पाठन में कंप्लीट होता है उससे कैसे अलग हो जाता है, मतलब धन विधेयक को पास कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये जो मैंने आपको बताया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया सकता है। मतलब मैंने भी आपको कहा कि कोई भी विधेयक या प्रस्ताव हम कहाँ पेश करते हैं? सदन में पेश करते हैं। तो वो तो इस समान विधेयक की बात होगी, आप उसे राज्यसभा में पेश कर सकते हो, लोकसभा में पेश कर सकते हो। बट जब बात करते हैं धन विधेयक की ना, तो धन विधेयक को पहली बात तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसे पेश करने से पहले हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति ले लेते हैं या उनकी सिफारिश को ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति की पहले से उसमें क्या होती है? आपका सहमति होती है उस पर्टिकुलर विधेयक में, और उसके साथ में हम क्या करते हैं? उसे लोकसभा में पेश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद भाई लोकसभा अध्यक्ष तो भाई जो रूलिंग पार्टी होती है हमेशा वही बनाती है ना, तो लोकसभा अध्यक्ष पर निर्णय कर देता है भाई ये विधेयक धन विधेयक है, अब उस पर फिर आपका सदन चर्चा शुरू करता है। क्लियर दोस्तों? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया कि मान लीजिए इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी की स्वीकृति नहीं है, तो क्या वो धन विधेयक हुआ? ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ ही कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में आपका पेश किया जा सकता है। इसके बाद इसे सरकारी विधेयक माना जाता है, इसलिए इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए, मैंने इससे पहले आपको साधारण विधेयक के बारे में बताया था। साधारण विधेयक को कोई आपका सरकारी व्यक्ति दैट इज मंत्री पेश कर सकता था, प्लस कोई गैर सरकारी सदस्य, मतलब जो नॉन सरकार के जो सदस्य नहीं है वो भी उसे पेश कर सकते थे। मतलब एक प्राइवेट मेंबर भी आपका एक साधारण विधेयक को पेश करने की शक्ति रखता था। बट इस केस में धन विधेयक को चूंकि सरकारी विधेयक माना जाता है, इसलिए इसे पेश करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दोस्तों? मंत्री को ही होता है। मतलब लोकसभा का कोई सदस्य आपका
धन विधेयक को प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं रखता, अगर वो मंत्री नहीं है तो। हाँ, अगर वो मंत्री है तो धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक क्या है? एक सरकारी विधेयक है। तो सरकारी विधेयक कोई सरकारी व्यक्ति ही, दैट इज मंत्री ही आपका पेश कर सकता है। क्लियर? इसके बाद राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित, दैट इज अमेंड, या अस्वीकृत यानी कि अस्वीकार नहीं कर सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो मैंने बताया ना, लोकसभा को विशेषाधिकार है दोस्तों धन विधेयक के संबंध में। तो राज्यसभा के पास जब ये धन विधेयक जाएगा ना, तो राज्यसभा धन विधेयक को ना तो संशोधित कर सकती है, ना ही आपका अस्वीकृत कर सकती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि धन विधेयक ना सरकार के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप खुद सोच के देखिए ना, आप मान लो किसी कंपनी के चेयरमैन हैं और आपके पास कंपनी के चेयरमैन जो बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको चाय पानी पिलाने के लिए पैसा नहीं है या इनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो कंपनी काम कैसे करेगी? पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो सरकार को अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए एक ऐसे बिल की हमेशा आवश्यकता होती है जिससे सरकार को के पास स्वयं पैसे आए, जिससे वो सरकार को चलाने के लिए उसे खर्च कर सके, लोगों के कल्याण के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए दोस्तों राज्यसभा की शक्ति को यहाँ पर ना कम रखा गया है। ठीक है, कि राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित भी नहीं कर सकती है, उसे अस्वीकृत भी नहीं कर सकती। हाँ, वो चर्चा कर सकती है, चर्चा करके उसकी कमियों के बारे में बता सकती है कि भाई हम चाहते हैं कि संशोधन आप कर लो तो और अच्छा रहता। कि मैंने बताया राज्यसभा एक बुद्धिजीवियों का क्या होता है, एक सदन माना जाता है। ठीक है, तो वहां पर चर्चा करने के बाद उसे जल्दी से जल्दी कहाँ भेजना होता है? आपका लोकसभा में। अब जल्दी से जल्दी बोला मतलब कितने जल्दी? तो याद रखिएगा 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को क्या करना पड़ता है आपका, इससे भेजना होता है किसके पास? लोकसभा के पास। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए 14 दिनों के भीतर राज्यसभा ने लोकसभा को धन विधेयक को वापस नहीं भेजा, तब क्या होगा? भाई हो सकता ना मन नहीं किया, नहीं भेजते, चलो इस बार क्या होगा? तो लोकसभा ना इसको मान लेगी कि क्या कर दिया, उसने पारित कर दिया। समझ में आ रही बात? मतलब जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के पास भेजा है तो उससे वो पढ़े, उसमें सजेशन दे और उसके बाद 14 दिन के अंदर भेज दे। अगर नहीं भेजेगा ना तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया दोस्तों, पास कर दिया। समझ में आ रही बात? इतनी ज्यादा आपका महत्व है दोस्तों लोकसभा का धन विधेयक के संबंध में। क्लियर? तो देखो फिर से एक बार, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। ठीक है, केवल सिफारिश कर सकती है, मैंने आपको बता दिया है, और 14 दिन के भीतर स्वीकृत करना आवश्यक है, अन्यथा राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए लोकसभा के पास जैसे ही अब राज्यसभा से वो जो चीज है वो आ गई। ठीक है, तो लोकसभा के लिए राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। अब मान लो बेचारे लोग बहुत मेहनत की 14 दिनों में, राज्यसभा के लोग बहुत चर्चा इन्होंने करी और कहा ये अमेंडमेंट कर लो, तो ये जरूरी नहीं है लोकसभा के लिए किसको माने ही, कोई जरूरी नहीं, वो सीधा अस्वीकार भी कर सकती, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है ना, ऐसा बोल सकती है और ऐसा बोल के उसको बिल्कुल साइड कर सकती है। ये लोकसभा का एक विशेष अधिकार है। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या होगा? तो फिर दो चीजें हो सकती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या हो सकती है। देखो पहली चीज, लोकसभा द्वारा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करने पर विधेयक संयुक्त रूप से क्या हो जाता है आपका, पारित हो जाता है। मतलब मान लीजिए 14 दिन में चर्चा जिन्होंने करी राज्यसभा वालों ने, इन्होंने अपने जो सजेशन भेजे लोकसभा को, लोकसभा ने इसको स्वीकार कर लिया। अगर लोकसभा ने स्वीकार कर लिया तो क्या माना जाएगा, इससे राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से पारित माना जाएगा। पहला केस एकदम सही बात है। ठीक है, दूसरी बात समझना, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना इस बात को। लोकसभा द्वारा राज्यसभा की सिफारिश को अस्वीकार करने पर, मतलब इन्होंने चर्चा करी, इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल पसंद नहीं आई वाली बात, ऐसा बोल दिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यह माना जाएगा कि विधेयक मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से क्या हो गया, पारित हो गया। इसका मतलब समझना, इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा ने जो धन विधेयक बनाया था, जो अपने मूल रूप में था, वो उसी रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाएगा। समझ में आई बात दोस्तों? हालांकि दोनों बातें आपको एक ही प्रतीत हो सकती हैं, बट बेसिकली ये एक नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपका सिफारिश को स्वीकार करने के बाद संयुक्त रूप से पारित है, यहाँ भी संयुक्त रूप से पारित है, बट किस रूप में, अपने मूल रूप में आपका विधेयक पारित हो रहा है। जबकि यहाँ पर आपका विधेयक का संशोधित जो हिस्सा है, संशोधित जो आपका प्रकार है या रूप है, वो क्या हो रहा है दोस्तों, पारित हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब राष्ट्रपति या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या इसे रोक कर रख सकता है।
है ना। हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी विधेयक पहले लोकसभा के पास, उसके पास कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास, या फिर उल्टा होता है, और उसके बाद जब दोनों सदनों से वो पास हो जाता है तो पहुंच जाता है किसके पास में, राष्ट्रपति जी के पास में वो चीज पहुंच जाती है। अब इस केस में हमको पता है कि भाई लोकसभा यहाँ पे सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो लोकसभा से पास होने के बाद ये कहाँ पहुंचता है, राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, वे या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर इसे रोक कर रख सकते हैं, ठीक है। अगेन राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए या इसे रोकने के लिए कौन कहेगा, प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हाँ भाई अभी ना इस धन विधेयक पे थोड़ा रुको, पैसे की थोड़ी कमी पड़ गई है, अभी थोड़ा रुक जा, इस पे होल्ड कर लेना, या फिर इसको पास करो या जल्दी से पास करो, साइन कर दीजिए आप, ताकि हम इस पे से पैसे निकाल पाए, है ना, प्रधानमंत्री के ऊपर है। तो राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या इसे रोक कर रख सकता है, बट वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी दशा में इसे वापस विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, अब अगेन लॉजिक लगाओ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि धन विधेयक को पेश करने से पूर्व ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है। अब जिसके लिए राष्ट्रपति ने पूर्वानुमति दे दी है तो उसे मना क्यों करेगा, या उसे पुनर्विचार के लिए क्यों लौटाएगा, नहीं लौटाता है, असंभव बात है। तो याद रखिएगा, धन विधेयक को किसी भी दशा में वापस विचार के लिए नहीं भेज सकता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, यहां तक की बातें दोस्तों कंप्लीट हो गई धन विधेयक के संबंध में। अब ना मैं जल्दी से आपको ना डिफरेंस बता देता हूं साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच में, ताकि यहां से भी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि धन विधेयक एक सामान्य विधेयक से कैसे अलग होता है। तो देखिए, जहां पर साधारण विधेयक को आप लोकसभा व राज्यसभा कहीं भी आपका पेश कर सकते हो, वहीं जो धन विधेयक है इसे केवल आप पेश कर सकते हैं कहां पर, आपका लोकसभा में। बहुत ही क्लियर है। दूसरी बात, साधारण विधेयक को जहां पर मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों ही आपका पेश कर सकते हैं, वहीं धन विधेयक को पेश करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मंत्री, यानी कि कोई प्राइवेट मेंबर धन विधेयक को लोकसभा में पेश प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसके बाद में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक नहीं होती साधारण विधेयक के संबंध में, जबकि हमने अभी देखा कि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है। इसके बाद जहां तक बात साधारण विधेयक की है तो राज्यसभा, है ना, दैट इज अपर हाउस, इसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकता है, जबकि धन विधेयक के केस में राज्यसभा द्वारा संशोधन व अस्वीकृति संभव ही नहीं है, दैट इज असंभव है। इसके बाद राज्यसभा जहां तक बात साधारण विधेयक की है तो साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है, जबकि धन विधेयक के संबंध में मैंने आपको बताया था कि अधिकतम 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। अगर उसके आगे रोकना चाहे तो रोके, बट अपन मान लेंगे ना कि उसने पास कर दिया, ठीक बात है। इसके बाद राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। देखो, जहां तक बात साधारण विधेयक की होती है ना दोस्तों, तो साधारण विधेयक जब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो इसके लिए ना लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित नहीं करता कि मैं प्रमाणित करता हूं कि ये साधारण विधेयक इससे संबंधित है, ऐसा बिल्कुल लिख के नहीं देता है, ठीक है। बट जब भी हम बात करते हैं धन विधेयक की ना, ये बात छूट गई थी, देखो यहां पर आ गई ये बात, तो याद रखिएगा धन विधेयक को जब भी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा से राज्यसभा की तरफ भेजता है ना, तो उसका क्या करता है, प्रमाणीकरण करता है। मतलब उसे ना प्रॉपर आपका अटेस्टेड करके लिखता है कि हाँ ये फलाना जो मैं बिल भेज रहा हूँ ये धन विधेयक है, ठीक है। तभी तो राज्यसभा पे जल्दी चर्चा करेगा, 14 दिन के अंदर चर्चा करेगा, उसे पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 दिन के अंदर चर्चा करके वापस भेजना भी है इसको, ठीक है। तो धन विधेयक के केस में लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन अति आवश्यक है, जबकि साधारण विधेयक के संबंध में ऐसा करना जरूरी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। इसके बाद देखिए, हमने देखा था कि मान लीजिए साधारण विधेयक पर असहमति हो गई, मान लो दोनों सदन के बीच में आपका सहमति नहीं बन पा रही इस विधेयक को पास करने के लिए, तो राष्ट्रपति जी क्या करते थे, संयुक्त बैठक बुलाते थे ना। जबकि इस केस में, दैट इज धन विधेयक के केस में, हमको पता है कि भाई यहाँ पर तो आपका संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़नी ही नहीं है, क्योंकि मनमुटाव का सवाल ही नहीं। अब भाई जिसको पावर ही नहीं है राज्यसभा को, तो वो क्या मनमुटाव करेगा, समझ में आ गई बात। तो राज्यसभा की चूंकि यहाँ पर शक्तियां ही नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष अकेले ही आपका, या आप कहें भाई संयुक्त रूप से भी आपका इसे पारित कर सकता है। तो संयुक्त बैठक की आवश्यकता धन विधेयक के केस में हमको पड़ती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि वो धन विधेयक आपका राज्यसभा से पास हो गया। इसके बाद देखिए, साधारण विधेयक की जहां तक बात है तो इसे पारित, अस्वीकृत या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। तो हमको क्लियर है साधारण विधेयक में। बट सेम चीज अगर हमको कहाँ करनी है, धन विधेयक में, तो धन विधेयक में भी दोस्तों आप इससे धन विधेयक को ही पारित कर सकते हो, उसे अस्वीकृत कर सकते हो, बट क्या नहीं कर सकते हो, याद करो, वेरी गुड, हम इससे आपका राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया आपका धन विधेयक और साधारण विधेयक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे आशा है आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं क्या, वित्त विधेयक। फिर हम वित्त विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, इन सब पे एक साथ चर्चा कर लेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, कोई भी डाउट होता है मुझे आप मेल करिएगा। टिल देन विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।